हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है। शुरू वाला क्लास में हम पढ़ते हैं क्या है कि कैपेसिटर क्या है, फिर उसका कैपेसिटेंस क्या है। हम लोग फिर बात करते हैं जैसे उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। फिर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोलेटेड स्फीयर कैपेसिटर या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर हम इसको बोलते हैं, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। हम लोग का पोर्शन में जो है, सिलेबस में जो है वो हो गया क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो काफी सारे क्वेश्चंस जेईई में भी उसमें उसका ऊपर आता है। ओके, तो हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके ऊपर, बाद में करेंगे। और कुछ चीज जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है उसका बारे में खाली हम लोग शायद थोड़ा बहुत टच करके जाएंगे उसको, है ना। चलो देखते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कैपेसिटर में, कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये कैपेसिटर कहां कहां काम आता है? देखो, जिस जगह में हमको बहुत जल्दी से बहुत सारे एनर्जी का जरूरत पड़ता है वहां कैपेसिटर लगता है ना। जैसे मान लेते हैं हम घर में अपना मोटर चला रहे हैं, मोटर जब चलाते हैं ना, शुरू में उसमें बहुत सारे करंट जाता है, बहुत सारे एनर्जी जाता है। तो एनर्जी इलेक्ट्रिक सप्लाई डायरेक्ट देता नहीं है, उससे नहीं मिलता है फटाफट। तो उसमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कैपेसिटर ही सप्लाई करता है। ओके, अपना जो फैन लगा हुआ है वो फैन में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो स्टार्टिंग टॉर्क उसको देता है। स्टार्टिंग में बहुत सही है। जब देखो फैन हमारा धीरे घूमता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका कैपेसिटर खराब हो गया या फिर कंडेंसर खराब हो गया। कैपेसिटर कंडेंसर सेम चीज को ही बोलते हैं, तो उसमें वो काम आता है। हम जब हमारा कैमरा में स्विच मतलब फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, ओके ना, तो उसमें जो काफी लाइट आता है, जब फोन क्या करते हैं, फोटो उठाते हैं उस समय, तो उस समय भी उसमें बहुत सारे एनर्जी फट से जरूरत पड़ता है। ओके, एनर्जी खाली रहना काफी नहीं है, बहुत सारे एनर्जी रहना चाहिए और एक मोमेंटरी सडनली उसका जरूरत पड़ता है, वही काम कैपेसिटर करता है। मतलब कैपेसिटर इज गिविंग एनर्जी, सप्लाइंग एनर्जी सडनली एट ए मोमेंटरी देता है, तो वही कैपेसिटर काम होता है। मतलब क्या हो गया, एनर्जी स्टोर होगा, जब जरूरत पड़ेगा मोमेंटरी फट से वो एनर्जी देगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। ओके, चलो ठीक है। तो ये अगर कैपेसिटर के बारे में हमको पता चल गया, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको स्टोर करना है, तो क्यों ना ऐसे किया जाए, एक चीज लाया जाए, उसमें एनर्जी भर दिया जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी भर दिया जाए। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ना वो चार्ज का थ्रू में आता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कमिंग थ्रू चार्ज, पढ़े हैं ना हम लोग। अगर दो तो चार्ज हम लोग पास पास रख दे, पास पास नहीं कहीं पे भी रख दे एट ए डिस्टेंस आर, तो उनमें जो एनर्जी होता है यू, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R होता है। मतलब एनर्जी चार्ज के साथ जुड़ा होता है। अच्छा, वो चार्ज एनर्जी को कैसे सप्लाई करता है? चार्ज जो है वो एनर्जी को सप्लाई कैसे करता है? वो अपने चारों तरफ एक तो फील्ड बनाता है। वो फील्ड जो है वो फील्ड कैसे निकलता है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का थ्रू में। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का थ्रू में वो एनर्जी हमको मिलता है। क्लियर है ना? मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उस हिसाब से मिलता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमको तो चार्ज स्टोर करना है, हम क्या करेंगे, तो कंटेनर बना देते हैं, उसमें चार्ज डालते हैं। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। लेकिन क्या होता है कि उसके कुछ कैपेसिटी होता है। उस कैपेसिटी का अंदर अगर मैं उसमें चार्ज भरूंगा तो अपना कैपेसिटी का अंदर रख सकता है। मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूं, है ना। मान लेते हैं मेरे को घर में पानी भर के रखना है, पानी को स्टोर करके रखना है। तो हम क्या करेंगे,
एक तो बकेट लेके आएंगे, बकेट के अंदर पानी डालेंगे। क्या हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी उसमें डाल सकते हैं स्टोर करने के लिए? ना ना, वैसे नहीं हो सकता ना। तो बकेट का जो कैपेसिटी होगा उतना ही वो भर सकता है ना, उतना पानी वो भर सकता है। तो उससे ज्यादा पानी भरोगे तो पानी निकल के आ जाएगा बाहर। क्लियर है? मेरी बात समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या बोलते हैं, पानी ओवरफ्लो कर रहा है उस समय। क्लियर है? तो हम एक लिमिट के अंदर रख सकते हैं, मतलब ऐसे ही हर कैपेसिटर का की एक कैपेसिटी होता है, उसके बाद वो नहीं रख सकता चार्ज। क्यों नहीं रख सकता, हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत। अभी ये डे टू डे लाइफ में जो बताया वो समझ में आ गया। दूसरा, मान लेते हैं ये पानी जो मेरे को मिला, हम बकेट में रखे हैं और उसको हमको क्या करना चाहिए, मेरे को आई नीड दैट वाटर। तो मैं अगर उसको जमीन में फेंक दूंगा, लो पानी लो और पियो, पी सकते हो क्या? या फिर कुछ भी यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फैल गया है। तो हमको जो उसको स्टोर करके रखना है, वो स्टोरिंग भी हमको जब मिलेगा वो एक ठो पर्टिकुलर एरिया में मिलना चाहिए। इसे ग्लास में मैं लिया है कि नहीं, मग में लिया, तो जाके मैं उसको यूज कर सकता हूं। अगर मेरे को पानी चाहिए, बकेट में भरा हुआ है, मैं जमीन में उसको फेंक दिया, पानी लो यूज करो, कर सकता हूं क्या? नहीं। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग भी मैं इसी एग्जांपल का थ्रू में बता रहा हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी जो स्टोर है, वो जिसमें स्टोर करूंगा उसका कुछ कैपेसिटी होगा, और हमारा जो एम होगा वो स्टोरिंग इस हिसाब से है हो कि वो जब एनर्जी देगा हमको, वो एनर्जी क्या होना चाहिए, एक स्मॉल वॉल्यूम या स्मॉल एरिया के अंदर कन्फाइंड होकर रहना चाहिए, ताकि मैं उसका सही तरीका से यूज कर पाऊं। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा आते हैं टॉपिक का ऊपर। मान लेते हैं मैं बता रहा था कैपेसिटी के बारे में, इस सब के बारे में बता रहा हूं, एक चीज और बता रहा हूं। मान लेते हैं बकेट डाला है, वो बकेट जो है, वो बकेट का स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा नहीं, बकेट का कैपेसिटी है 50 लीटर, उसका बकेट का कैपेसिटी है, लेकिन वो स्ट्रेंथ उसका अच्छा नहीं है। तो मैं उसमें पानी भरूंगा तो क्या होगा बोलो? फट भी सकता है, लीक भी हो सकता है और पानी बाहर चले जाएगा। फ्लो ओवरफ्लो नहीं, हम अगर 50 लीटर भी भरे तो भी तो फट सकता है ना, अगर उसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। तो वही चीज सब कैपेसिटर में हमको करने वाले हैं। पहला चीज क्या करने वाले हैं कि उसका कुछ कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी का अंदर ही वो स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता। ओके, तो ये हमारा साइज का हिसाब से हम लोग देख लिए बकेट का साथ कंपेयर करके। दूसरा, अगर बकेट का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं रहेगा, सेम चीज यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। क्या लागू हो जाएगा बोलो? अगर ये कैपेसिटर का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं रहेगा तो भी हो सकता है कि ये टूट जाए, तो उसके लिए उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमको देना पड़ेगा, है ना? ओके। और क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, जो पानी को अगर मैं जमीन में फेंक दूं तो बिना काम का रहेगा। ऐसे ही मैं चार्ज को स्टोर कर लूं, लेकिन वो चार्ज को जब मैं एनर्जी को चाहिए मेरे को, वो पूरा चारों तरफ बिखर के दे रहा है, तो फिर ऐसे भी नहीं चाहिए। तो आई वांट दिस थिंग्स, ये थिंग्स सब सट आउट होगा तो जाके हमारा कैपेसिटर के बारे में हम अच्छी कैपेसिटर बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या होगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या? कैपेसिटर तो पता चल गया कि इंस्ट्रूमेंट जिसमें लगाते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी टर्म्स ऑफ चार्ज आता है। अच्छा, मैं एक तो सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं, मान लेते हैं एक तो स्फीयर है, ऑलराइट ना, ये स्फीयर का अंदर में चार्ज दे दूं, तो ये हो गया चार्ज। स्फीयर का रेडियस मान लेते हैं r है, तो क्या होने लगेगा? चार्ज देंगे तो फिर बनेगा पोटेंशियल, बनेगा, सब बनेगा, है कि नहीं? तो अच्छा, मैं अगर ज्यादा चार्ज दूं तो पोटेंशियल और ज्यादा चार्ज दूं तो और ज्यादा, मतलब इसमें जितना ज्यादा चार्ज दूंगा इसका पोटेंशियल उतना बढ़ते ही जाएगा। तो जो पाया गया है, तो Q और V प्रोपोर्शनल है, Q प्रोपोर्शनल टू V है। हो गया, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, चार्ज जैसे देते हैं पोटेंशियल वैसे बढ़ता है। तो हमको पता है कि हर समय हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा सकते हैं, है कि नहीं? तो Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा सकते हैं।
Q इज इक्वल टू, हम वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए K ना लिख के C लिखते हैं, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, और ये C जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का। क्लियर है? तो यहां पे हमको C का वैल्यू दिखाई दे रहा है कि इसमें जो चार्ज स्टोरिंग है वो सॉरी कैपेसिटेंस जो है वो Q और V का ऊपर डिपेंड करता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? Q बाय V। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, फॉर्मूला में दिखाई पड़ता है ऐसे, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है ना Q का ऊपर डिपेंड करता है ना V का ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं एक एग्जांपल लेके, इसी को ही लेके दिखाता हूं, ये कैपेसिटर स्फीयर का, क्योंकि हर इरेगुलर शेप का भी पोटेंशियल आएगा, लेकिन हमको इसका पोटेंशियल पता है। ठीक है, चलो सोच लो कि यहाँ पे मैं कोई एक समय में चार्ज दिया Q, है ना, तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा। बताओ, तुम लोग को पढ़ाया गया कि चार्ज स्फीयर में पोटेंशियल कितना आता है, याद करके बताओ। यस, KQ बाय R। तो इसमें जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ बाय R। सही है? सही है। तो इसमें चार्ज Q दिया गया, पोटेंशियल ये आया। अब देखते हैं कि इसका कैपेसिटेंस क्या होता है। क्या ये चार्ज जो दिया हूं उसका ऊपर डिपेंड किया, या फिर ये जो R है, सॉरी, चार्ज के ऊपर डिपेंड किया, या फिर ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड किया कि नहीं, देखते हैं। फॉर्मूला में तो ही है Q बाई V, लेकिन देखते हैं कि मिलता क्या है। तो Q का जगह में वैल्यू डाल दूं तो ये Q ही रहेगा, V का जगह में KQ बाय R। ओके, तो क्या मिला मेरे को? ये Q और Q कट गया, 1 बाय K इंटू R। अच्छा, ये K कितना है? K कितना है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाय K हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वेल, इंटरेस्टिंगली चेक करो, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस ये केस में Q नहीं है, V नहीं है, ना Q है ना V है। क्योंकि Q और V नहीं है तो इसका कैपेसिटेंस Q और V का ऊपर डिपेंड नहीं करता। आ गया समझ में मेरे बात? क्लियर है इतना? इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट of the charge given to the capacitor or potential raised by the capacitor. ओके, तो किस चीज का ऊपर डिपेंड करता है फिर? यस, it depends upon R in this particular case। और R को हम क्या बोलते हैं? उसका डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं? तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो डायमेंशन का ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर? समझ में आया? और कुछ चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हम बात करेंगे। ऑलराइट, अब सुनो, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। अब आगे क्या बताने वाले, एक साथ नोट बुला दूंगा, वेट करो, लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ एक साथ नोट बुला दूंगा। ठीक है? अब देखो, ये जो कैपेसिटर है इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, है ना। चलो, हमारा एम क्या है? चार्ज स्टोर करना। क्यों ना और चार्ज दे दूं? ओके, दे सकता हूं, और चार्ज दे सकता हूं, और चार्ज दे सकता हूं। चार्ज में इससे बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा, साथ में पोटेंशियल भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। यस और नो? पोटेंशियल बढ़ेगा। ओके, चलो एक बात सुन लो, 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एआर। ओके, वोल्टेज का ये तो फील्ड भी बन गया, V बाई M, dV बाई dx जैसे फील्ड भी बन गया। इसका मतलब है कि अगर एआर में ब्रेकडाउन हो जाए, एआर में हम 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया 3 इंटू 10⁶। तो क्या होगा? एआर का ब्रेकडाउन होगा। एआर का ब्रेकडाउन का मतलब समझते हो क्या है? एआर जो बैड कंडक्टर था अभी गुड कंडक्टर हो जाएगा, मतलब कंडक्टर हो जाएगा, गुड का बात नहीं, कंडक्टर हो जाएगा। कैसे कंडक्टर होगा? क्योंकि इसमें जितना सारे पार्टिकल्स मिलेगा एआर में, उसमें आयोनाइजेशन होने लगेगा। जब वो आयोनाइज हो जाएगा और वो मूवमेंट में रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है?
तो यही सब चीज होता है। अच्छा, तो मतलब हम क्या अपना मन से जितना चाहे उतना चार्ज नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ लिमिटेशन आ गया। वो लिमिटेशन क्या है, इतना तो हो नहीं सकता, तो हम उसी हिसाब से चार्ज देंगे जिसमें कि ये वाला वैल्यू अचीव ना कर जाए। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा सुनो, अगर अचीव कर लेता, बाई चांस अचीव कर लिया तो क्या होगा। यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज डालते हैं। मान लेते हैं कि 5000 ठो पॉजिटिव चार्ज इसमें है, अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ। हम 5001 ठो इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें और एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक ठो क्या हो गया, ये 5001 ठो हो गया। 5001 ठो होते ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और यहां से, कहां से, एआर से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। तो हम तो निकाल रहे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, लेकिन एक तो घुस गया। मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं 5001 कर दिया, लेकिन यहां से वो ऑटोमेटिकली चले गया। समझ रहे हो मेरे बात? तो इसके पास अभी कितना हुआ, 5000। फिर से अब इसमें से मैं फिर 10 तो निकाल दिया, तो 5010, मैं सोच रहा हूं कि 5010 हो गया, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से घुस गया, यहां पे फिर से 5000 हो गया। मतलब इसमें और चार्ज नहीं जा पा रहा है, हम जो भी दे रहे निकल के चले जा रहा है, तो उसको बोलते हैं लीकेज ऑफ कैपेसिटर। तो लीकेज ऑफ कैपेसिटर कब होता है, जब एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है। ये चीज हम पानी का बारे में समझ सकते हैं। पानी का बाल्टी है 50 लीटर का, 50 लीटर पानी भरा हुआ है, हम सोचे नहीं और डाले, उसके ऊपर पानी और डाले, रहेगा क्या, ओवरफ्लो कर जाएगा ना। तो दैट ओवरफ्लो इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, लीकेज इन कैपेसिटर। क्लियर हो गया इतना बात? पहली बात क्या हो गया कि इसका जो कैपेसिटेंस है Q बाई V, उसमें Q और V का कोई रोल नहीं है। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात समझ हो गया कि इसमें हम जितना चाहे चार्ज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि साथ में पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तीसरा बात जो मैं नहीं बताया वो सुनो, अगर मैं यहाँ पे चार्ज दूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का थ्रू में ही एनर्जी जाता है। बताओ एनर्जी कहां है, स्प्रेड कर रहा है अप टू इंफिनिटी। जैसे मैं पानी मेरे को चाहिए, यहाँ पे एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज गिविंग एनर्जी, एनर्जी को ही कैरी करके जा रहा है। ठीक है, अब सुनो मेरे बात, अगर पानी को मैं फैला दूं, काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। तो मेरा एम क्या हो गया कि इसके पास में कोई एक ऐसा कुछ करे कि एनर्जी को कन्फाइंड करके रहे। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, देखो क्या है। हम लोग आएंगे कैपेसिटर में, थोड़ा वेट कर लो। इसमें प्लस चार्ज में दे दिया, वोल्टेज बढ़ गया है ना। तो क्या किया जाए, किसका वोल्टेज को कम करें, क्योंकि हम लोग अगर चार्ज देंगे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, पास में एक कंडक्टर लाके रख देते हैं। और हमको पता है कि कंडक्टर के पास दूसरा कंडक्टर आके रह गया तो होने वाला क्या है, इंडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये माइनस चार्ज जो है इसका वोल्टेज को थोड़ा और कम कर देगा, ये बढ़ाएगा, लेकिन ये दूर में है। तो मान लेते ये 5 वोल्ट बढ़ा रहा है, ये 7 वोल्ट कम कर रहा है, तो इसका तो इक्विवेलेंट टू 2 वोल्ट कम ही हो गया, है कि नहीं। तो क्या हो गया, इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है। इसका मतलब कोई कैपेसिटर के पास अगर तुम कंडक्टर लेके आ जाते हो तो कैपेसिटर और बढ़ जाता है। हो गया। दूसरा, अगर मैं किसी उपाय में इसको पॉजिटिव चार्ज को हटा दूं, खाली नेगेटिव चार्ज रख दूं यहाँ पे, जो कि अर्थिंग का थ्रू में होता है, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा बोलो, खाली उसको लोअर करेगा, मतलब कैपेसिटेंस और बढ़ सकता है। तो अभी तक जो फाइनली हमको ये पता चला कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पास में को न्यूट्रल कंडक्टर आके रख सकते हैं। और न्यूट्रल कंडक्टर को अगर मैं
आर्थिंग कर दूं तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो इतना के ऊपर हम लोग कुछ नोट लिखते हैं। हो गया? लिखो, कैपेसिटेंस इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस in which we can store electric energy in the form of storing charge। हो गया? The capacitance gives its energy to the electrical appliances suddenly when or during starting भी लिख सकते हो, during starting। ओके, फुल स्टॉप लिख लो। उसके बाद लिखो हेडिंग कैपेसिटेंस। अच्छा, हेडिंग क्या लिखो? सॉरी, हमें बताना ही भूल गया। चैप्टर का हेडिंग क्या रहेगा? कैपेसिटेंस और कंडेंसर। ये कैपेसिटर का हेडिंग रहेगा, ठीक है? कैपेसिटर और कंडेंसर। ओके, अब हेडिंग लिखते हैं कैपेसिटेंस, मतलब इसका कैपेसिटी कितना है ना, कैपेसिटेंस। ओके, लिखो। It is found that the potential of a capacitor raised, नहीं ऐसे लिखो और काट दो। When charge Q is given to a conductor, its potential increases। It is found that the rise in potential in the conductor is directly proportional to the charge given। Okay, then mathematically Q proportional to V implies Q is equal to C into V implies C is equal to Q by V। हो या? Q is equal to charge on conductor, V is equal to potential raised by the conductor, और क्या नाम है उसका? C is equal to capacitance of the conductor। ये चार्ज इसमें स्टोर हो रहा, मतलब कंडक्टर जो है वही कैपेसिटर हो गया। क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि ये जो Q by V, हाँ उसके बाद लिख सकते हो नोट करके, C is independent of Q and V। C depends upon the साइज, या फिर डायमेंशन लिख दो, अच्छा रहेगा, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, या फिर कैपेसिटर लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? जो कैपेसिटेंस है, ऑलराइट। अच्छा, अब समझते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस मैं बता रहा हूं तो वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा
उसको फील करते हैं, है ना। कैपेसिटेंस जो ऐसे तो बता दिया कि कितना चार्ज वो स्टोर करेगा वही हो गया। अब थोड़ा उसको फील करने के लिए देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, अगर मैं V को 1 ले लेता हूं तो अगर V इज इक्वल टू 1 और अगर हम लोग SI यूनिट में लेके करें 1 वोल्ट, तो C का वैल्यू क्या होने वाला है? Q। ठीक है, मतलब कैपेसिटेंस इज Q एंड Q इज व्हाट? चार्ज। चार्ज इज व्हाट? चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। मतलब जो C है, C कैपेसिटेंस जो है वो कुछ नहीं है, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर है। लेकिन कब? यूनिट वोल्ट बढ़ाने के लिए। V इज इक्वल, चलो वोल्ट में हटा देता हूं, 1 लिख देता हूं। यूनिट T, वोल्टेज को 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमको जितना चार्ज का जरूरत पड़ेगा वो उसका कैपेसिटेंस हो गया। मतलब जो कैपेसिटर में 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा चार्ज का जरूरत पड़ता है वो अच्छा कैपेसिटर है या फिर वो एक ठो बड़ा कैपेसिटर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, लिखो इफ V is equal to 1, C is equal to Q. So capacitance of a capacitor is the charge required to raise the potential of the capacitor by unity। यूनिटी बोलने से 1 होता है। ठीक है, अब इसका यूनिट लिखते हैं। यूनिट ऑलराइट, the SI unit is farad, but practical capacitors are of microfarad, picofarad, nanofarad, etc. माइक्रोफारड को बोलने से समझते हो? 1 माइक्रोफारड मतलब 10 to the power minus 6 farad। 1 नानोफारड मतलब 10 to the power minus 9 farad। और 1 पिकोफारड का क्या मतलब हो गया? 10 to the power minus 12 farad। अब जो बुला रहा हूं सब लिखना है ना, नोट बनाना है। तो ये हो गया यूनिट। ओके, वो बहुत बड़ा यूनिट है, हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा अभी। ठीक है, यूनिट हो गया। अच्छा, डायमेंशन लिखो। डायमेंशन, ओके, डायमेंशन क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाय V और V जो होता है वो होता है W बाय Q। मतलब C इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय W। Q स्क्वायर हो गया AT का स्क्वायर, W हो गया ML स्क्वायर, T माइनस 2। ये जानते हो ना सब? तो इसमें से हम डायमेंशन निकाल देंगे। तो डायमेंशन हो गया, ये लिख के रखो, इज इक्वल टू, बताओ, A का पावर 2, M का पावर -1, L का पावर -2, T का पावर 4। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, चलो अब लिखते हैं 1 फराड का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ 1 फराड। ओके, चलो C इज इक्वल टू Q, मिटा दो इसको। लिख लिया सब कोई? इतना तक लिख चुके हो? मिटा देता हूं। C इज इक्वल टू Q बाय V। C इज इक्वल टू Q बाय V। If V is equal to 1 volt, Q is equal to 1 coulomb,
C is equal to 1 coulomb by 1 volt is equal to 1 farad. Alright. तो कब होगा कैपेसिटेंस 1 फराड? अगर मेरे को 1 कूलम का चार्ज का जरूरत पड़ेगा उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए. ओके, लिखो. सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 farad if 1 coulomb of charge is required to raise its potential by 1 volt. क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V कैसे हुआ. हम एक तो कैपेसिटर लेते हैं ना. कैपेसिटेंस of an isolated sphere. ओके, एक आइसोलेटेड स्फीयर ले लिया, रेडियस ले लिया r. ओके, इसमें हम क्या किए? पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट किए Q. If Q is equal to charge given to the sphere, V is equal to potential at its surface, तो V का वैल्यू हो गया Q by 4 pi epsilon naught R. Therefore C is equal to Q by V, Q by 4 pi epsilon naught R. बड़ा लिखा हूं तो यह वाला बड़ा R होगा, तो बन गया 4 pi epsilon naught R. Therefore C is equal to 4 pi epsilon naught R, which is, ये बन गया independent, which is independent of Q and V. तो C proportional to R. समझ रहे हो? C proportional to R. क्लियर है? तो C का वैल्यू प्रोपोर्शनल है R. R क्या होता है उसका डायमेंशन? तो डायमेंशन से प्रोपोर्शनल है. अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं कि क्या होगा रेडियस ओ स्फीयर का, जो उसका ये स्फीयर बन गया ना, जिसका कैपेसिटेंस 1 फराड है. चलो वैल्यू डालते हैं यहाँ पे. C is equal to 4 pi epsilon naught R, या फिर R is equal to C by 4 pi epsilon naught. ऐसा वैल्यू डाले तो ऐसा वैल्यू डालते हैं तो C का वैल्यू अगर 1 कर दे तो ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 1 हो गया. तो ये बन गया हमारा कितना, इतना, क्योंकि ऐसा यूनिट में चल रहा है इतना मीटर. समझ रहे हो? मतलब एक स्फीयर जिसका रेडियस 9 into 10 to the power 9 मीटर होगा, वही स्फीयर का ही कैपेसिटेंस 1 फराड हो सकता है. अब जरा सोच के बताओ कि ऐसा स्फीयर कैसे होगा. हम अगर अपना अर्थ का बात करते हैं, अर्थ का खुद का रेडियस जो है, आज का जो अर्थ का जो खुद का रेडियस है वो कितना होता है? वो हो गया क्या? 6400 किलोमीटर. अगर मैं यहाँ पे 6400 किलोमीटर का साथ इसको कंपेयर कर दूं इंटू 10 to the power 3, ये तो इससे भी कितना गुना आ रहा है? 3 2 5, ये 9 हो गया है ना, मतलब उस 1000 टाइम्स ज्यादा हो जा रहा है. तो क्या ये पॉसिबल है? इतना बड़ा कंडेंसर हम कहां से लाएंगे? इतना बड़ा डायमेंशन वाला हम कैपेसिटर कहां से लाएंगे? तो ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा हमारा ये होगा. ठीक है, लिख लिया? ओके. तो थोड़ा फील करने के लिए इसको लिख देते हैं. रेडियस रिक्वायर्ड फॉर 1 फराड कैपेसिटर. रेडियस रिक्वायर्ड फॉर 1 फराड कैपेसिटर. रेडियस रिक्वायर्ड फॉर 1 फराड कैपेसिटर. हो गया? तो C is equal to 4 pi epsilon naught R. इसमें लिख लेना 1 फराड. ये हो गया 1 by 9 into 10 to the power 9 फराड छोड़ दो into R. तो R is equal to 9 into 10 to the power 9 मीटर,
which is huge. ओके, नॉट पॉसिबल। क्लियर है ना? ओके अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं लेके जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन करके रखना, हम लोग अगले क्लास में ये करेंगे। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस पता है हमको, वो रेडियस को फॉर्मूला में डालना, कैपेसिटेंस निकलेगा। ओके, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तुमको करके बताना है मेरे को, हमको व्हाट्सएप में भेजना कि सर इसका कैपेसिटेंस इतना है। हो गया? चलो अब बताओ, नोट में मैं वो 2-3 तो पॉइंट बुलाऊंगा जो मैं बताया हूं, नोट करके लिखो। पहला पॉइंट, ऑलराइट, लिखो इन कैपेसिटर the charge should be stored and should give the energy in a confined region, that is the electric lines of force due to the charge should confined in a particular region, should be confined लिख दो पहले, should be confined. ओके, that is our aim. ओके, तो इतना तक समझ में आ गया ना? ओके, यहां तक जो पढ़े थे। अच्छा, ये एक तो क्या होता है आइसोट्रोपिक स्फीयर, या फिर मैं इसको स्फेरिकल कैपेसिटर भी बोलता हूं। ओके, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो हम लोग कैपेसिटेंस निकाले, उसमें क्या हुआ था, दिक्कत हुआ। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस थोड़ा दिक्कत आया इसमें। सबसे पहले तो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस काफी कम है, हो गया ना। दूसरा क्या हो गया कि ये जो कैपेसिटेंस जो है, ये कैपेसिटर जो है, जो एनर्जी स्टोर करके ये रखता है, लेकिन ये जो इसको फैला के रख देता है, तो एनर्जी हम लोग का यूज नहीं हो पा रहा है सही से। तो फिर साइंटिस्ट सब सोचने लगे कि हम ऐसा क्या करें ताकि हमको एनर्जी स्टोर होके भी रहे, और जब हमको मिलेगा तो वो हम यूज कर पाए। मतलब वो सारे का सारा एनर्जी इतना स्टोर करके रखता है, फट से कहीं पे हमको दे दे ताकि हम उसको अच्छी तरह यूज कर पाए। हो गया ना? तो इसीलिए हम लोग आगे देखते गए क्या क्या कैपेसिटर बन सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको रेक्टिफाई करते गए। तो एट द एंड हम लोग अभी तक जो पहुंचे हैं उसमें अच्छा सबसे होता है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का में पढ़ते हैं, जो कि हमारा सिलेबस में भी है, काफी इंपोर्टेंट है और काफी आसान भी है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या होता है ना, पहले देख रहे थे उसका कंसेप्ट क्या है, फिर हम लोग उसको डेरिवेशन करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है कितना। ओके, चलो देखो हेडिंग क्या लिख दोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हेडिंग हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी है वो, लेकिन पोर्शन में नहीं है, मैं उसका खाली फॉर्मूला बता दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा उसके ऊपर खाली। हो गया? चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसेप्ट क्या है, देखो नाम से पता चलता है कि दो ठो प्लेट पैरेलल होकर रहेगा। तो देखो दो ठो प्लेट पैरेलल होने से हमारा फायदा क्या होगा। मान लेते पहले शुरू में एक ठो प्लेट था यहाँ पे, है ना, ये एक ठो प्लेट है। इस प्लेट में मैं क्या क्या चार्ज दिया, चार्ज देने से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, है कि नहीं। तो चार्ज और दूंगा तो पोटेंशियल और बढ़ेगा, चार्ज और दूंगा तो पोटेंशियल और बढ़ेगा। तो इसका पोटेंशियल आ गया V, से मान लेते हैं 100 वोल्ट आ गया। और इसके बाद अगर मैं चार्ज देता हूं तो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो चार्ज इसमें आप स्टोर नहीं होगा, वो लीक होके चले जाएगा। तो लीक पढ़े थे हम लोग ये पिछला सेक्शन में।
तो Q इज इक्वल टू 100 वोल्ट तक संभाल ले रहा है, मतलब इतना तक ये चार्ज स्टोर कर पा रहा है। अगर मैं और चार्ज दूंगा तो लीक हो जा रहा है। अब हम क्या करें कि इसका जो क्या नाम है उसका चार्ज और बढ़ा पाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो जगह है ना ये 100 से कुछ कम करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं कैसे करके इसको 90 वोल्ट कर दूं, 99 वोल्ट कर दूं, तो क्या होने वाला है बोलो, इसमें और चार्ज में रख सकता हूं क्योंकि ये पोटेंशियल 100 तक तो संभाल लेता है क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। ओके, तो अगर मैं इसको कहीं ना कहीं कैसे करके जुगाड़ करके 99 कर लूं तो होगा, 98 करने से और ज्यादा स्टोर कर पाओगे, 96 करने से और ज्यादा स्टोर करोगे। इसका मतलब है कि इसका प्रिंसिपल ये हुआ कि इसका वोल्टेज को कम करो, चार्ज इसी में रखो लेकिन वोल्टेज को कम रखो। चलो वो करने का कोशिश करते हैं। तो ये यहां पे मैं प्लस चार्ज दे दिया, तो मैं क्या किया कि इसके पास में एक तो आर प्लेट ला के रख दिया। ठीक है, जब इसका पास में एक तो प्लेट ला के रख दिया, हम लोग पढ़े थे इंडक्शन में कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है। इंडक्शन मेथड में पढ़े थे कि एक कंडक्टर को हम चार्ज कैसे करते हैं। तो जब इसका पास में चार्ज ला के रख दिए तो ये वाला का जो नियर एंड है, इसका पास वाला एंड जो है वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो दूर वाला एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरा ये वाला क्या नाम है उसका बोलो, ये जो दिया है, अच्छा एक मिनट, ये जो दिया है बोर्ड, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसका आगे में इसको लाके रख दिया, तो क्या होगा, इसका पास वाला बोलने से अंदर वाला साइड है, ये अंदर वाला साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये बाहर वाला साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हो उसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल आएगा। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए भी पोटेंशियल आएगा। तो पास में कौन है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज पास में है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव। हाँ, एक बात और बोल रहा हूं मैं, बता रहा कि इसमें जो इंडक्शन होगा जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होगा, ये सुनो। तो ये जो माइनस चार्ज है इसके लिए जितना पोटेंशियल आएगा, प्लस चार्ज के लिए भी पोटेंशियल उससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इससे पास में है, ये थोड़ा इससे दूर में है, और चार्ज दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल इसमें क्या हो गया, थोड़ा कम होगा, एक में ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल आया ये -10 वोल्ट आया, और पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल आया 6 वोल्ट। तो इसका जो वोल्टेज टोटल कितना हो गया, 100 तो पहले से था, ये -10 वोल्ट नेगेटिव चार्ज के लिए आया और 6 वोल्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए आया, तो इसके पास जो पोटेंशियल हो गया यस 96 वोल्ट हुआ, है कि नहीं? मतलब इसका पास एक तो प्लेट लाके रखते ही इसका पोटेंशियल घट गया। पोटेंशियल घट गया मतलब इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेंगे, ये सुनो, क्योंकि हम 100 तक तो कर सकते हैं ना, और चार्ज स्टोर करेंगे तो 100 तक आएगा, फिर लीकेज होना शुरू कर देगा। तो अगर मैं इसको पोटेंशियल को और घटा सकता हूं तो चार्ज और स्टोर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, ये जो बाहर वाला प्लेट में दिखा रहा था, ये वाला प्लेट, इसको मैं अर्थ में कनेक्ट कर दूंगा। तो अर्थ में कनेक्ट करने से क्या होगा, जैसे ये वाला, इसको मैं अर्थ में कनेक्ट कर दूंगा। अर्थ में कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसका रहेगा नहीं, क्योंकि अर्थ इज नेगेटिव चार्ज बॉडी, पता है कि नहीं? अर्थ इज नेगेटिव चार्ज, बहुत कम चार्ज है उसमें, लेकिन नेगेटिव चार्ज बॉडी है और उसका पोटेंशियल 0 ही मानते हैं। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन सब चले जाएगा यहां से यहां तक, इलेक्ट्रॉन चले जाने से ये क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आया मेरे बात? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें खाली नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये जो कॉपी में दिखा रहा था उसमें खाली नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब ये -10 वोल्ट देगा। -10 वोल्ट से देने से क्या हो जाएगा, 90 वोल्ट हो गया अभी, तो और चार्ज दे सकते हैं। सो यही कंसेप्ट जो है, यही कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो उसमें क्या कर रहे हैं, दो प्लेट आमने सामने रख दे रहे, दो प्लेट आमने सामने रख दे रहे, और दोनों प्लेट में एक में पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक में नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो हमारा चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है। थ्योरेटिकली समझ में आया? नो न्यूमेरिकल डेरिवेशन अभी नहीं हुआ कुछ, थ्योरेटिकली समझ में आएगी ना क्या कॉन्सेप्ट है। दो प्लेट आमने सामने होगा, तो उसी को अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो प्रिंसिपल हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में इन डिटेल में बात करते हैं। हो गया, क्या उसका कैपेसिटेंस होगा।
तो सुनो, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग का पास एक ठो प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज हम देते हैं, एक प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज हम देते हैं। ये प्लेट में पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये प्लेट में नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इनको आमने सामने रखते हैं सम डिस्टेंस अपार्ट, और वो जो डिस्टेंस अपार्ट का बात कर रहा हूं वो काफी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, मान लेते इसमें मैं चार्ज दिया प्लस क्यू, इसमें चार्ज दिया माइनस क्यू। चार्जिंग हम कैसे देंगे वो बहुत बड़ी बात है नहीं, सिंपली हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, बैटरी का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरा पड़ा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेगा ये पॉजिटिव पेन को, फिर आगे जाके इधर चलने लगेगा। जैसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला ये पॉजिटिव चार्ज और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा तो नेगेटिव चार्ज, ये खाली पैसेज है, ये पैसेज के थ्रू में चले जाएगा, हो गया ना। फिर दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन आया, ये सेकंड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं? तो दैट इज हाउ आई कैन चार्ज ए कैपेसिटर। तो ये टेक्निकल चीज बात है, इसमें कोई जरूरत है नहीं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज देने का बहुत सारे रास्ता है, तो हम ऐसे देते हैं, एक तरीका में बताया, ठीक है। ओके, तो यही तरीका ही यूज होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हम चार्ज करते हैं, ऐसे ही चार्ज करते हैं, ठीक है। एनीवे, पहले चार्ज नहीं था, अभी चार्ज आ गया ऐसे, तो हम क्यू चार्ज दिए। अब सुनो, अरे कंडीशन क्या है कि जो कैपेसिटर जो आमने सामने रहता है, ये दो ठो जो है, क्यों बताऊंगा मैं, ये दोनों का सेपरेशन जो है ये कम है, ओके। और ये जो सीट है, ये सीट इनफाइनाइट होना चाहिए। अब इनफाइनाइट बोलने से तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत बड़ा का बात हम अगर करेंगे तो वो तो एक ठो क्या डिपेंड करता है ऑब्जर्वर का ऊपर, ऑब्जर्वर को ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं बार बार बताता हूं, मैथ पढ़ाते समय बताता हूं क्या कि इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। कैसा? जैसे मैं जा गया समंदर का सामने खड़ा हो गया तो मेरे को जितना दूर तक दिखाई दिया 2 किलोमीटर, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में हो गया। लेकिन मैं अगर यहाँ से जाऊंगा कोई और स्टेट में, मान लेते हैं वो 1000 किलोमीटर है, वो भी मेरे लिए फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर इनफाइनाइट हो रहा है और 1000 किलोमीटर भी फाइनाइट हो रहा है। तो ये इनफाइनाइट जो है एक तो रिलेटिव टर्म है, तो उसको समझने का बात है खाली। तो ऐसे नहीं कि मैं इनफाइनाइट प्लेट बनूंगा तो इनफाइनाइट लंबा वाला प्लेट ले आना पड़ेगा। तो ये प्लेट का सामने अगर बहुत कम डिस्टेंस में अगर हम आके खड़े हो जाएंगे तो वो मेरे को काफी बड़ा दिखेगा और वो मेरे को इनफाइनाइट प्लेट बोल सकता हूँ। वैसे ही हम ये सेपरेशन वैसे रखेंगे ताकि ये दोनों प्लेट इनफाइनाइट मान लिया जाए, हो गया ना। ये दोनों प्लेट इनफाइनाइट है, दोनों में सेपरेशन कम है, और एक बात है कि दोनों का एरिया सेम हो जाए। तो यही कंडीशन बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्लियर हो गया? आप देखो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़ लिए थे, C = Q/V। हो गया? Q क्या है? चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। अच्छा, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर बोलने से क्या होता है, ये दोनों में से कोई एक प्लेट का चार्ज ले लोगे तो चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर वही हो जाता है, क्योंकि यहीं पे आता है, चार्ज ट्रांसफर होके यहाँ पे पहुंचता है। दैट इज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर। ओके, एंड V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो, V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, ये जो दो प्लेट देख रहे हो, ये दोनों प्लेट का अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्लियर? चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे, V निकालेंगे। मैं तो बोल दिया Q चार्ज दिया, इसका प्लेट का एरिया मान लेते A है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी आ जाएगा कितना, Q/A। इसमें चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा, -Q/A। चलो समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, ये हो गया इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये हो गया इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट का आगे में जस्ट सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, E = σ/2 ε0। ओके,
और अगर वो पॉजिटिव प्लेट के लिए है तो ये टुवर्ड्स राइट जाता है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से बाहर होगा। ये बन गया E ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, हो गया। अब ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं E ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, वो भी सेम आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। समझ लो मेरे बात। अब देखो इसमें क्या गलती कर दिया मैं, ये टुवर्ड्स राइट लिखा हूं मतलब डायरेक्शन दे रहा हूं, यहाँ पे भी डायरेक्शन दे रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को एरो देना पड़ेगा। सर टुवर्ड्स राइट क्यों हुआ इसके लिए, क्योंकि नेगेटिव पे चार्ज अंदर घुसता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं ये दोनों का बीच में, तो इसके लिए भी फील्ड इधर जा रहा है और इसके लिए भी फील्ड इधर जा रहा है। तो यहां से यहां तक में नेट फील्ड कितना आ गया, E इज इक्वल टू E प्लस E माइनस। आया समझ में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो E का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कितना हो रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा, Q बाय A। तो इसको मैं लिख सकता हूं Q बाय A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पता चल रहा है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, वो तो हम पढ़े भी थे, क्योंकि ये फॉर्मूला में तो कोई R का रोल है नहीं, डिस्टेंस का रोल है नहीं, तो इसमें ये फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। ओके, तो करीब करीब यूनिफॉर्म होता है पैरेलल प्लेट में, टू द एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट करीब करीब वो यूनिफॉर्म ही रहता है। और हम लोग अंदर का बात करते हैं, पूरा कॉर्नर जो एज है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ नेग्लेक्ट करेंगे, हम करेंगे, इग्नोर करके करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये फील्ड यूनिफॉर्म है। आप सुनो, E इज इक्वल टू dV बाय dx, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, dV हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, dx हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी का अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड का बात करूं तो हमारा dV के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, E इंटू dx। मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक के साथ अगर हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे दो पॉइंट का, तो हमको दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। वेल, हम इंटरेस्टेड थे कौन सा चीज में, ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज कितना है। ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही निकालना पड़ेगा V, और चार्ज तो मैं Q ही दिया हूं, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of the capacitor is V, that is equal to E into D, as E is equal to V by D। या फिर हम इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। कौन सा चीज को, dV बाई dx को बोलते हैं। dV बाई dx जो है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी, क्या, क्योंकि यहाँ पे E यूनिफॉर्म था। ओके, अच्छा तो हमको V भी मिला, Q भी पता है, B मिला, Q पता है, तो फिर कैपेसिटेंस भी मिलेगा। अच्छा E का वैल्यू कितना हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये V हो गया, Q पता है, therefore C is equal to Q बाय D का जगह में Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू Z। तो Q कट गया, तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चले गया, D नीचे आ गया। ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सुनो मेरे बात, this is the formula for capacitance, and see in the formula for capacitance of this parallel plate capacitor ना Q है ना V है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। किसका ऊपर डिपेंड किया, A।
C प्रोपोर्शनल टू A हो रहा है, C प्रोपोर्शनल टू A हो रहा है, और क्या हो रहा है, C प्रोपोर्शनल टू 1/D, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो। क्लियर है, समझ में आया? ओके, चलो मैं अभी बुलाता हूं, हेडिंग लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फिगर बना लो, ये फिगर मत बनाओ, हाँ चलो ये भी बनाओ, एक और आगे एक और फिगर बनाओगे, तो वाला बनाओ, फिर इसको भी बनाओ साथ में। ये फिगर से हमको क्या पता चलेगा, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में यूनिफॉर्म है और यहां से यहां तक जा रहा है, कन्फाइंड है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड कर दिए, स्फेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड बिखरा हुआ था, हो गया? तो इसमें मैं प्लस क्यू चार्ज दिया, इसमें या फिर क्यू ना लिख के मैं क्या करता हूं, सिग्मा लिख देता हूं, माइनस सिग्मा लिख देता हूं। ओके, ये हो गया E ड्यू टू प्लस, और ये भी हो गया E ड्यू टू माइनस। क्लियर है? चलो इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, दोनों हो गया। अब बुलाता हूं, लिखो। ओके, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is made up of two plates of common area A separated by a small distance, क्या? Separated by a small distance D. Okay, plate M is positively charged by Q and B is having charge minus Q. Okay, therefore sigma is equal to Q by A, sigma dash is equal to minus Q by A. Okay, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश का मॉड, मतलब पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर हो गया? इतना लिख लिया, चलो लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इज E प्लस, E1 भी हम लिख सकते हैं, चलो मैं E1 ही लिख देता हूं, E1 लिखने से फिर वहां पे भी E1 करना पड़ेगा। चलो E प्लस लिख दो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इज E minus, that is sigma by 2 epsilon naught towards right. ओके, क्योंकि प्लस के लिए प्लेट से बाहर जाएगा, माइनस के लिए प्लेट के अंदर जाएगा। Therefore, electric field in between the plates is लिखा E, that is equal to E plus plus E minus, एरो के साथ रहेगा सब जगह में। अब एरो हटा दिया तो डायरेक्शन नहीं दूंगा, so E is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, that is sigma by epsilon naught। सिग्मा का वैल्यू हम लिख चुके हैं Q by A, so it is Q by A by epsilon naught, Q by epsilon naught है। ओके, उसके बाद therefore potential difference across the plates of the capacitor is, okay, V that is equal to E into D, as E is equal to V by D, potential gradient bracket में लिख दो, that is equal to Q by epsilon naught into D। क्लियर? यहां तक खत्म। So capacitance of the capacitor
करके यहां से अंत तक लिखो। C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V का वैल्यू ये हो गया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। Q कट गया, तो C इज इक्वल टू, नीचे लिखना, केवल पॉइंट नीचे लिखना, देयरफॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ओके, सो C proportional to A and C proportional to 1 by D। तो एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कैपेसिटेंस, और डिस्टेंस घटेगा तो क्या, फिर भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया? अब सुनो आगे मेरे बात। ऐसा तो नहीं कि दो प्लेट को आमने सामने रख दोगे और एक में पॉजिटिव चार्ज दोगे कि नेगेटिव चार्ज दोगे, होगा क्या? अगर एक में पॉजिटिव चार्ज दोगे एक में नेगेटिव चार्ज दोगे, ऐसे रख दोगे, होगा क्या? अट्रैक्शन, ये इसको खींचेगा इसको खींचेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। तो फिर कंसेप्ट भी बिगड़ गया, क्योंकि हमको आमने सामने प्लेट रखना है, तो ये तो चिपक गए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसके लिए क्या होता है कि दोनों का बीच में कुछ ना कुछ हम रखते हैं ताकि सेपरेशन मेंटेन होके रहे। तो जो चीज रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो अगर डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़े हैं हम लोग पहले से, अभी भी पढ़ेंगे, कुछ दिन का बाद पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। ओके, चलो क्या बता रहा था मैं, हाँ डाइलेक्ट्रिक भर देंगे। वो डाइलेक्ट्रिक फिलहाल हम लोग पेपर, माइका डालते हैं, पेपर डालते हैं, बहुत कुछ चीज डालते हैं, हो गया ना। वो डालने से क्या होता है, इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी मिल जाता है, और साथ में क्या होता है, इनका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। फिलहाल मैं खाली फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस इज डिराइव्ड, मतलब हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। ओके, अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कैपेसिटर में, ठीक है। लिखो, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, if the separation between the two plates is filled with a dielectric of dielectric constant K, ब्रैकेट में देना K greater than 1, हमेशा के लिए होता है, then C is equal to epsilon naught AK divided by D। तो कैसे बढ़ गया हमको, सॉरी कैसे ये फॉर्मूला बना, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कैपेसिटर में शुरू कर दिया, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़े, क्या दिक्कत हुआ स्फेरिकल कैपेसिटर के वो हम बताए, उसके बाद हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किए। ये फॉर्मूला, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा सिलेबस में भी है, अब काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये जेई वगैरह में भी इसका ऊपर से क्वेश्चन आता है। क्लियर? ओके, तो आज का क्लास हम लोग इतना में खत्म करते हैं।